हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। हम लोगों ने प्री हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। आज हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे और इसमें हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ओरिजिन ऑफ वैदिक कल्चर। ओरिजिन पढ़ेंगे वैदिक कल्चर का। हम लोग पढ़ेंगे इनके लिटरेचर्स के बारे में। ठीक है, लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग श्रुति और समिति के बारे में समझेंगे। हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इनके बारे में समझेंगे। हम लोग उपनिषद के बारे में समझेंगे, अरण्यकास के बारे में समझेंगे। हम लोग समझेंगे स्मृति लिटरेचर को भी थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। और हम लोग वैदिक रिलीजन, पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में समझेंगे इस लेक्चर में। इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी हम लोग समझ लेंगे। वर्ण सिस्टम समझ लेंगे क्या था, और उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को भी और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। बाकी कोर्सेज भी लॉन्च हो रहे हैं धीरे धीरे। पॉलिटी की सीरीज चल रही है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पॉलिटी की सीरीज और एथिक्स की सीरीज भी साथ में शुरू हो गई है, उसको भी आप लोग करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड। देखिए हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे, हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और लेटर वैदिक पीरियड दोनों पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये हम लोग एक चीज समझते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि आर्यंस एज अ रेस वर्सेस लिंग्विस्टिक ग्रुप के बारे में बात करते हैं। आर्यन एज अ रेस वर्सेस लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जी जो टर्म आर्यन है ये डिनोट करता है लिंग्विस्टिक ग्रुप को। ठीक है, ये टर्म जो आर्यन है ये डिनोट करता है लिंग्विस्टिक ग्रुप को, ये रेस को डिनोट नहीं करता है। अब जो इनकी लैंग्वेज थी वैदिक संस्कृत, इसका एक डेफिनेट रिलेशनशिप था मेजर लैंग्वेजेस के साथ यूरोप और एशिया में। जो स्कॉलर्स थे वो इस ग्रुप ऑफ लैंग्वेज को बोलते थे इंडो यूरोपियंस। ठीक है, इस बेसिस पे ऐसा बोला गया कि जो आर्यंस हैं वो एक कॉमन लैंग्वेज स्पीक करते हैं और शेयर करते हैं एक कॉमन होम, और सारे डायरेक्शंस में वो लोग डिस्पर्स हुए इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन बात यहाँ आती है कि इसका कोई रिटन और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है आर्यंस के माइग्रेशन का। और ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट है ये इस्टेब्लिश किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव फिलोलॉजी। देखिए फिलोलॉजी का मतलब होता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, ये होता है फिलोलॉजी। और जो विलियम जोन्स थे इन्होंने फाउंड किया था सिमिलैरिटी बिटवीन संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस 18th सेंचुरी में। और मैक्स मुलर ने ट्रांसलेट किया था संस्कृत टेक्स्ट को जर्मन में, जैसे मात्र हो गया, ठीक है, पितृ हो गया। तो इस तरीके की चीजें कॉमन सिमिलैरिटी मिल रही थी लेकर के। और देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था ऋग्वेद, और लेटर वैदिक पीरियड में ये 3 वेद लिखे गए थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो देखिए बहुत सारी थ्योरीज हैं आर्यंस को लेकर के, लेकिन कोई एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। जैसे उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग ही आर्यंस थे, इधर से आए थे। हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग गए थे बाहर, हम लोग आर्यंस थे, हम लोग टीच कर रहे थे लोगों को। तो जिसका जब डोमिनेंस था वो उस हिसाब से फैक्ट को इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ था, पर ऐसे कोई आर्कियोलॉजिकल फैक्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। तो फिलोलॉजी के बेसिस पे ही सब कुछ है ये। अब देखिए वैदिक सिविलाइजेशन जो है, ये वेद जो है वो ओल्डेस्ट लिटरेचर है वर्ल्ड में, याद रखिएगा। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिटरेचर बाय यूनेस्को का दर्जा दिया गया है। ठीक है, वेदास में एक्चुअली है क्या? देखिए वेदास में हाइम्स एंड रिचुअल्स हैं। ठीक है, हाइम्स एंड रिचुअल्स हैं। अब ये है अपीज करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। देखिए हर टाइम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है चीज़ों को रन करने के लिए, समझने के लिए और सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। तो जो ये वैदिक सिविलाइजेशन था अर्ली वैदिक पीरियड, उस टाइम ऋग वैदिक उनका कॉन्स्टिट्यूशन था और उसमें हाइम्स थी। और सबसे आप देखेंगे, आप गायत्री मंत्र जो पढ़ते हैं वो ऋग वेदा में ही मौजूद है, वो 10वें मंडल में दिया हुआ है। ठीक है,
अब सामवेद की अगर हम बात करें कि सामवेद डील करता है म्यूजिक के साथ, और इसमें मंत्रास हैं ऋग्वेदा के, पर वो मंत्रास जो हैं वो म्यूजिकल फॉर्म में है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में देखिए सैक्रिफाइसेस दिए हुए हैं इन प्रोज एंड पोएट्री, दोनों फॉर्म में दिए हुए हैं गॉड को प्लीज करने के लिए। फिर आता है अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद में है चार्म्स एंड स्पेल्स, और ये नॉन आर्यन कल्चर है, एक तरीके से ये लोकल पीपल से लर्न किया गया और फिर बनाया गया। देखिए वेदास को बोलते हैं श्रुति। क्यों बोलते हैं? देखिए इसका भी एक लॉजिक है कि श्रुति क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये कंपोज किए गए थे ओरली, और श्रुति का मतलब होता है सुनकर, और मेमोराइज करके ट्रांसमिट किए जाते थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, तो सुनकर ट्रांसफर किए जाते थे, इसलिए वेदास को बोलते थे श्रुति। ठीक है, ये समझ में आ गया? बेसिक समझते चलिएगा, अभी आगे काफी लंबा है, इसमें और भी चीजें बताऊंगा, कनेक्ट करते जाएंगे धीरे धीरे चीजों को हम लोग। और देखिए ऋग्वेदिक टाइम में जो रिवर्स थी उनके भी डिफरेंट डिफरेंट नेम थे। जैसे ऋग्वेदिक में लिखा हुआ है सिंधु, और इस समय उसका मॉडर्न नेम है इंडस, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, वितासे को बोलते थे झेलम, ऋग्वेदा में दिया हुआ है वितासे, और प्रेजेंट में उसका नाम है झेलम। फिर देखिए ऋग्वेदिक में चेनाब का क्या नाम है? चेनाब का नाम है अस्किनी, ये नाम है चेनाब का। और विपास जो है वो है बीज का नाम, जो बीज रिवर थी उसका नाम है विपास। और रवि का था पुरुषनी। ठीक है, रवि का था पुरुषनी, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं। एक रिवर और रह जाती है, उसका नाम था सतलुज। ठीक है, सतलुज था, और इसका जो ऋग्वेदिक पीरियड में नाम था वो था सुतुद्री। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, आपको नोट्स के फॉर्म में मैंने प्रोवाइड कर दी है कि आर्यंस डिड नॉट इन्वेड इंडिया, क्योंकि कोई ट्रेस ऑफ वॉर्स मिले ही नहीं। ये दे केम इस स्मॉल ग्रुप्स। आर्यंस जो थे वर नॉट अ रेस, दे वर लिंग्विस्टिक पीपल, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए रेस समझ लीजिए क्या होता है। रेस डिपेंड करती है फिजिकल फीचर्स में, और जो खुद डिपेंड करता है ज्योग्राफी में। ठीक है, वहां की ज्योग्राफी क्या है, तो फिजिकल फीचर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, टू ओवर जनरेशंस। तो हिस्टोरियंस जो है इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते थे। और द्रविडियंस कौन थे? देखिए द्रविडियंस थे पीपल स्पीकिंग नॉन आर्यन लैंग्वेज, वो थे द्रविडियंस। अब देखिए हर वेद को डिवाइड किया गया था, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा लिटरेचर की देखिए अब बात करना शुरू करते हैं। लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो ग्लोरी है आर्यंस की वो लिटरेचर में ही है। अब जो इसमें दो चीजें थी, एक श्रुति था लिटरेचर में, और दूसरा था समिति। ठीक है, तो जो चार वेद थे वो श्रुति में थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये श्रुति में आते थे, और ये एक तरीके से बेडरॉक थे एंटायर वैदिक लिटरेचर के। तो श्रुति का मैंने जैसे आपको मतलब बताया था, इसका मतलब होता है कि सुनकर, और ये ट्रांसमिट किया जाता था ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो ये एकदम अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ थे, जो वेदास थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन खुद में थे ये अपने आप। ठीक है, और वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास और जो उपनिषद थे, ये सब मिलके श्रुति लिटरेचर बनाते थे और एक सेंट्रल कैनन बनाते थे हिंदुइज्म का। ठीक है, और स्मृति क्या थी? देखिए स्मृति एक तरीके से सप्लीमेंट्री जो चीजें होती हैं उससे जुड़ी हुई, उनको हम लोग बोलते हैं स्मृति। और स्मृति जो है वो चेंज होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है। तो जो पूरी बॉडी थी क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर की स्मृति में, उसमें थी वेदांगास थे। ठीक है, अभी हम लोग सब देखेंगे, उसमें वेदांगास थे,
शास्त्र दर्शन थे, पुराणास थे, इतिहास थे, उपवेदास थे, त्रांस्त्रास थे, अगामाज, उपंगाज, ये सब चीजें थी स्मृति में आती थी। इन सब चीजों को आप लिख लीजिएगा एक बार, या तो सुन लीजिएगा, तो आप पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा याद रखने में। अब देखते हैं वेदास। तो जो 4 वेदास थे मैंने आपको उनके बारे में बता दिया। अब देखते हैं ब्राह्मणास क्या थे। देखिए ब्राह्मणास की अगर हम बात करें, ब्राह्मणास टेक्स्ट थे, ठीक है। ब्राह्मणास एक तरीके से टेक्स्ट थे और उसमें मीनिंग्स दी हुई थी। इनकी वेदास की जो हाइम्स थे वेदास में, उनकी मीनिंग दी हुई थी, उनका एप्लीकेशन दिया हुआ था, और जो स्टोरीज होती है उनसे रिलेटेड वो सब उसमें दी हुई थी। तो वो थी ब्राह्मणास में, ठीक है। अरण्यकास में क्या थी? देखिए अरण्यकास का मतलब क्या होता है? देखिए अरण्यका किससे रिलाई हुआ है? देखिए अरण्या का मतलब क्या होता है? अरण्या का मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अरण्यकास थे वो फॉरेस्ट में लिखे गए थे। अब फॉरेस्ट में देखिए जो लोग रहते थे वो कौन थे? वो हर्मिट्स थे। हर्मिट्स रहते थे, और हर्मिट्स जब वहां रहते थे तो उनके स्टूडेंट्स भी रहते थे, जो वेदास पढ़ते थे उनके स्टूडेंट्स रहते थे। तो ये उनके लिए लिखे गए थे, ठीक है। अब ये कंक्लूडिंग पार्ट थे ब्राह्मणास के, और इनका फोकस जो था वो था फिलॉसफी पे और मिस्टिसिज्म पे। इसमें राइट्स, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस नहीं थे, ध्यान रखिएगा। फिलोसफिकल डायलॉग थे, और चेंज फ्रॉम रिचुअलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म, ये चीज थी इसमें, ठीक है। इसमें ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता था अरण्यकाल में मॉरल वैल्यूज में, और ये ब्रिज करते थे गैप बिटवीन कर्म ऑफ ब्राह्मणास एंड ज्ञान ऑफ उपनिषद्स। तो उपनिषद्स क्या थे? उपनिषद्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद उपनिषद का मतलब होता है टू सिट डाउन नियर समवन, ठीक है। तो टू सिट डाउन नियर समवन, ये मतलब होता है उपनिषद का। अब इसका मतलब क्या होता है? ये डिनोट करता है कि स्टूडेंट जो है वो बैठ रहा है, इज सिटिंग नियर गुरु। अब गुरु के पास क्यों बैठ रहा है? टू लर्न, लर्न करने के लिए गुरु के पास बैठ रहा है। तो जो उपनिषद थे ये एक तरीके से ट्रीटीज थी ऑफ टीचिंग्स ऑफ गुरु टू देयर पीपल्स, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को इतना? चलिए आगे चलते हैं। तो जो मेन मोटो था उपनिषद का वो था नॉलेज अवॉर्ड सॉल्वेशन। और जो उपनिषद हैं उसको हम लोग एंड ऑफ वेदास बोलते हैं, क्योंकि ये डिनोट करते हैं लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड को, और रिवील करते हैं फाइनल एम वेदा का। फिर इसमें आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ने देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट बुक संस्कृत ग्रामर में किसने लिखी थी? अष्ट उसको पनिनी ने लिखी थी, और बुक का नाम था अष्टाध्यायी। ध्यान रखिएगा मैं आपको एक एक टर्म सब एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ताकि आप लोग को समझने में पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए ये चीज पढ़ लिया, आप थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, स्मृति लिटरेचर के बारे में। इसको क्लीन कर देता हूं, और स्मृति लिटरेचर के बारे में थोड़ा समझते हैं। श्रुति हो गया, अब स्मृति। देखिए यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़े थोड़े नोट्स हैं आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब बात करते हैं स्मृति की। देखिए स्मृति लिटरेचर की बात करें तो इसमें पहला आता है वो है वेदंगास। अब वेदंगास होते क्या थे? देखिए वेदंगास होते थे 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन होते थे, जो एसोसिएट करते थे स्टडी और अंडरस्टैंडिंग वेदास की, ठीक है। इसके अंदर 6 डिसिप्लिन होते थे जो हेल्प करते थे अंडरस्टैंड करने में वेदास को। अब इसके देखिए 6 पार्ट क्या होते थे। पहला पार्ट था शिक्षा, ये लिखा हुआ है आगे, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, शिक्षा का मतलब होता है फोनेटिक्स। देखिए वही वाला पेज खोल लेते हैं जहां पे लिखा हुआ है। ये देखिए, ठीक है। तो वेदंगास क्या थे? वेदंगा पार्ट ऑफ वेदास थे, बट दे वर नॉट पार्ट ऑफ वेदास।
तो इसके अंदर यही चीजें आती हैं। देखिए सर, ठीक है, ये देखिए शिक्षा, शिक्षा का मतलब होता है फोनेटिक्स, इसका मतलब होता है उच्चारण। तो ये कहता है कि जो फोनेटिक्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए मंत्राज के लिए। फिर दूसरा आता है देखिए ग्रामर। ग्रामर आता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट होने चाहिए। फिर देखिए मेत्रे, मेत्रे होता है छंद। छंद मतलब होता है कैसे राइम करना है वर्स, ठीक है। और देखिए एटिमोलॉजी, इसको बोलते हैं निरुक्त, मतलब रूट ऑफ द वर्ड। फिर होता है कल्प। कल्प का मतलब होता है रिचुअल, विच रिचुअल हैज टू बी परफॉर्म्ड हियर, कौन सा रिचुअल कहाँ पे परफॉर्म करना है ये पता होना चाहिए। और जो लास्ट है वो है ज्योतिष। ज्योतिष होता है एस्ट्रोलॉजी। हर एवरी प्रीस्ट, जो हर प्रीस्ट उसको पता होना चाहिए कि क्या ऑस्पिशियस डे और टाइम सेट करना है उस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं सात दर्शन देखते हैं इसमें, स्मृति में, स्मृति लिटरेचर में सात दर्शन देखते हैं, इसको भी समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ये है जो ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे और ये थॉट के, हिंदुइज्म के। तो इससे 6 फिलॉसफी डेवलप हुई, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी से डेवलप हुई, ठीक है। सद, सद मतलब होता है 6 और दर्शन होता है मतलब फिलॉसफी। ये सब श्रुति लिटरेचर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है सामाख्या। ये सामाख्या जो है ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी है और जो कपिल ऋषि थे उनके द्वारा ये फाउंड किया गया था। तो ये बोलते थे कि गॉड विल नॉट हेल्प यू, योर एक्शंस विल हेल्प यू। बिलीव, और ये बिलीव करते थे ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल में, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल में, ठीक है, इसमें ये बिलीव करते थे। फिर देखिए दूसरा जो स्कूल था वो था योगा। आप लोग जो योगा देखते हैं ना, पतंजलि, इन्हीं ने ही फाउंड किया था, इनका नाम पतंजलि था। और ये बोलते थे कि वी आर स्लेव ऑफ आवर सेंसेस, सो इफ वी कंट्रोल आवर सेंसेस वी विल नॉट डू बैड डीड्स। तो ये मेडिटेशन करने के लिए बोलते थे, ठीक है। ये लोग ये सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करने के लिए बोलते थे। तो ये इसमें दूसरा फिलॉसफी ये थी इनकी। फिर देखिए तीसरा था न्याय। न्याय जो था इसका मतलब होता है लॉजिक, और ये फाउंड किया था गौतम ऋषि ने। ये सब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, गौतम ऋषि ने फाउंड किया था। और ये इनको फादर ऑफ इंडियन लॉजिक भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में सीधे, हु इज द फादर ऑफ इंडियन लॉजिक। तो गौतम ऋषि हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देते हैं कि इफ देयर इज अ स्मोक देयर मस्ट बी अ फायर, और इफ यू आर बॉर्न देयर मस्ट बी अ पर्पस, ठीक है। चौथा स्कूल देखिए वैशेषिका था, और ये कन्नड़ ऋषि थे, उन्होंने फाउंड किया था। ये कंपेयर करते हैं आत्मा को एटम से, परमाणु से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वैशेषिका स्कूल कन्नड़ ऋषि ने फाउंड किया था। फिर आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का मतलब होता है, पूर्व का मतलब हो गया बिफोर, और मीमांसा का मतलब हो गया इंक्वायरी। तो जो मीमांसा स्कूल था वो बिलीव करता था अर्ली पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर में, और इसको फाउंड किया था जैमिनी ने। इसको भी ध्यान रखिएगा, सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, और हमेशा ही पूछे जाते हैं ये एग्जाम में। और उत्तर मीमांसा जो था वो लेटर पार्ट ऑफ वैदिक पीरियड में विश्वास रखता था। तो इसको फाउंड किया था बद्रयाना ने। तो ये चीज हो गई, श्रुति में हम लोगों ने वेदांगास देख लिया और शास्त्र दर्शन भी देख लिया। 7 दर्शन, 7 का मतलब होता है 6, ठीक है, और दर्शन का मतलब हो गया फिलॉसफी। अब हम लोग बात करते हैं पुरानाज की। जो तीसरा पार्ट आता है स्मृति लिटरेचर में वो आता है पुरानाज। तो देखिए पुरानाज होते क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। आप लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि पुरानाज आखिर होते क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। देखिए पुरानाज एक तरीके से कंपाइलेशन है एंशियंट लेजेंड्स का, और इसमें क्या होता है, हिस्ट्री है यूनिवर्स की, कहाँ से, क्रिएशन से लेकर के डिस्ट्रक्शन तक, ठीक है। जेनियोलॉजीज हैं किंग्स की, हीरोज हो गए, सेजेस हो गए, डेमी गॉड्स हो गए, और डिस्क्रिप्शंस हो गए हिंदू कॉस्मोलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी।
ये सब चीजें आपको पुरानाज में मिल जाएंगी। फिर आता है देखिए इतिहासास आता है जिसमें एपिक्स है। अब देखिए इसमें 4 एपिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें 4 एपिक्स हैं और मेरे ख्याल से आपने इसमें 2 तो सुने ही होंगे और 2 मैं आपको बता देता हूं जिससे वो चारों हो जाएंगे। तो देखिए आपने जो सुना होगा वो आपने वाल्मीकि की रामायण सुना होगा, ठीक है। आपने सुना होगा महाभारत, दूसरा एपिक। अब देखिए तीसरा एपिक जो था वो था हरिवंशा, और चौथा जो था एपिक वो था योग वशिष्ठ। ये 4 एपिक थे इसके अंदर इतिहासास में, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर उपवेदास देखिए क्या थे। उपवेदा क्या होते हैं, जो उपवेदा होते हैं, ये सारे पार्ट बता रहा हूँ आपको स्मृति लिटरेचर के, तो इसको याद रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में जनरली सब पूछे जाते हैं। तो देखिए उपवेदास क्या थे। अगर मैं देखिए उपवेदास की बात करूं तो उपवेदा का मतलब क्या होता है, पहले हमको उपवेदा का मतलब भी तो पता होना चाहिए। देखिए उपवेदा का मतलब होता है अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज, ये मतलब होता है उपवेदा का। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये सप्लीमेंट्री है वेदास की और टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे हैं क्योंकि अप्लाइड हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या आता था, इसके अंदर आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे डील करता है, मेडिसिन से, और ये रिलेटेड थी ऋग्वेदा से। ध्यान रखिएगा, जो आयुर्वेद है पूछ सकता है एग्जाम में, ये रिलेटेड थी ऋग्वेदा से। फिर देखिए आता है धनुर्वेद। धनुर्वेद किससे डील करता है, धनुर्वेद डील करता है आर्चरी से, और आर्चरी रिलेटेड है यजुर्वेदा से। ध्यान रखिएगा, धनुर्वेद ये डील करता है आर्चरी से, और आर्चरी किस में आपको ये किससे एसोसिएट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको यजुर्वेदा में। और गंधर्व वेद ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गंधर्व वेद जो है वो डील करता है म्यूजिक एंड डांस से, और ये एसोसिएट करता है साम वेद से, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गंधर्व वेद, और ये डील करता है म्यूजिक से, और ये आपको मिलेगा साम वेद। ये लिख लीजिएगा सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में हमेशा ही पूछी जाती हैं। अब देखिए जो अगला आता है वो आता है त्रांतराज आता है, त्रांतराज अगामाज बोलते हैं। तो ये जो लिटरेचर थे ये ऐसा मानते हैं कि ये पहली बार लॉर्ड शिवा द्वारा बोले गए थे टू कंसोर्ट पार्वती, पार्वती जी को कंसोर्ट करने के लिए बोले गए थे। तो ये चीज हो गई इसमें। अब देखिए अगामाज क्या होते हैं। देखिए अगामाज जो होते हैं वो पार्ट हैं मेन रिलीजन्स के इंडिया में, जैसे हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया और फोल्क रिलीजन हो गया। तो अगर हम बात करें केवल हिंदुइज्म के बारे में, अगर हिंदुइज्म के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग अगामाज को समझना चाहें, तो जो अगामा होते हैं वो रिफर करते हैं, कलेक्शन को रिफर करते हैं आइडियाज के, जो मैटर्स को कवर करती हैं किन चीजों के, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया टेम्पल्स को, आइडल वो क्रिएशन हो गया, और कंडक्ट हो गया कि कैसे वर्शिप करना है डेटी को, ठीक है। ये चीजें हैं अगामाज में। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। फिर आखिरी जो आता है वो आता है इसमें धर्म शास्त्र। तो जो 4 धर्म सूत्र हैं जिससे कलेक्टिवली धर्म शास्त्र बनते हैं स्मृति लिटरेचर में, ठीक है, वो है देखिए एक पहला आता है धर्म सूत्र जो होता है, जो गाइडलाइन देता है अब हमारी लाइफ को, धार्मिक लाइफ को, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है वो है गृह सूत्र, जो गाइड करता है फैमिली लाइफ को। तीसरा है श्रोता सूत्र, जो गाइड करता है हम लोग को परफॉर्म करने के लिए रिचुअल से। और चौथा है सुलभा सूत्र, इसका मतलब होता है कि जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल होते हैं, कंस्ट्रक्शन जो हम लोग करते हैं, बहुत सारे अल्तार्स जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए उसमें आता है सुलभा सूत्र। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को डिटेल में पढ़ना थोड़ा शुरू करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऋग्वेद की, इसमें चीजें लिख लीजिएगा आप लोग, कहाँ पे खाली है वहां पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। देखिए, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ऋग्वेद की, तो कुछ कुछ मैं आपको चीजें बता देता हूँ ऋग्वेद में, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा ये फर्स्ट टेस्टामेंट था मैनकाइंड का, फर्स्ट टेस्टामेंट। ठीक है, फिर देखिए गायत्री मंत्र आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थर्ड मंडल में दिया हुआ है। पहला हाइम जो है इसका ऋग्वेदा का, वो वैदिक गॉड अग्नि को डेडिकेटेड है, वैदिक गॉड अग्नि को डेडिकेटेड है, जो फर्स्ट हाइम है। ठीक है, एक जो जो बेवरेज होती है ना, बेवरेज को क्या बोलते हैं, सोम बोलते हैं, तो पूरा एक नाइन्थ मंडल है, नाइन्थ मंडल पूरा बेवरेज सोम को डेडिकेटेड है। नदी सुक्ता हाइम के बारे में दिया हुआ है, जिसमें 10 रिवर्स हैं पूरी। ठीक है, और इसमें दो जो ब्राह्मण्स हैं ऋग्वेदा के, वो हैं ऐत्रेय और कौशिकी, ध्यान रखिएगा, इसमें दो ब्राह्मण्स हैं और उनके नाम है ऐत्रेय और कौशिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ब्राह्मणाज इसके। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद की, इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए, अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसमें क्या थे, इसमें रिचुअल्स थे यज्ञ करने के लिए, यजुर्वेद। ठीक है, तो इसमें क्या थे, इसमें रिचुअल्स थे यज्ञ के लिए, और ये वर्ड ओल्डेस्ट प्रोज लिटरेचर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ड ओल्डेस्ट। इसकी जो दो ब्रांच है उसका नाम है शुक्ला और श्यामा, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई सेपरेट ब्राह्मण नहीं है, इसकी जो दो ब्रांच है उसका नाम है शुक्ला और श्यामा, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और शुक्ला जो है वो सबसे न्यूएस्ट है, श्यामा जो है वो ओल्डर है, और इसमें तीन ब्राह्मण है। ठीक है, तीन ब्राह्मण है। जो पहला ब्राह्मण है इसमें वो है कथका, दूसरा है तैत्रिय, और तीसरा है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सामवेद की, तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया था, इसमें हाइम्स होती हैं, ऋग्वेदास की ही हाइम्स होती हैं, और जो होती हैं वो रिदमिक होती हैं, मतलब म्यूजिकल फॉर्म में होती हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो गंधर्व वेद मैंने आपको बता दिया था, उपवेदा है सामवेदा का, इसको याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, अथर्ववेद बात करें, जो सबसे आखिरी में वेद बना वो बना अथर्ववेद। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि किस ऑर्डर में वेद बने हुए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आता है ये ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। तो इसमें चार्म्स और स्पेल्स हैं अथर्ववेद में, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो गोपथ ब्राह्मण है वो जुड़ा हुआ है अथर्ववेद से, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी मैंने आपको वेदास के बारे में बता दी है, आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को और क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब हम लोग इस लेक्चर में जो लास्ट चीज देख लेते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कि उपनिषद के बारे में थोड़ी चीजें देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उपनिषद के बारे में, उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले चार महाकाव्य के बारे में बात करते हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं उपनिषद से, फोर महाकाव्य के बारे में बात करते हैं, जो स्टेटमेंट हैं उपनिषद से। तो पहला जो आता है वो आता है प्रजनानम ब्राह्मा, प्रजनानम ब्राह्मा। ठीक है, पहला ध्यान रखिएगा, प्रजनानम ब्राह्मा। अब ये जो है इसका मतलब होता है कि कॉन्शियसनेस ऑफ ब्राह्मण,
और ये आता है ऐत्रेय उपनिषद से। और ऐत्रेय उपनिषद हम लोगों ने पढ़ा था कि ऋग्वेदा में है। ये महाकाव्य जो है वो इम्प्लाइज करता है कि जो कॉन्शियसनेस जो है वो सबलिश टेक्सचर है कॉस्मोस का, और हर जगह वो प्रेजेंट है और एक्टिव है। ठीक है, दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, आयाम आत्मा ब्रह्मा। आयाम आत्मा, इसका मतलब होता है सेल्फ, और आत्मा जो है वो है ब्राह्मण। ठीक है, और ये आता है मुंडक उपनिषद से, और मुंडक उपनिषद किसमें आपको मिलेगा? अथर्ववेदा में। फिर देखिए तीसरा आता है तत्त्वम असि। जो तीसरा आता है तत्त्वम असि, देखिए ये जो है आपको मिलेगा चंदोग उपनिषद में, और ये मिलेगा सामवेद में। ये एक तरीके से मिस्टिकल स्टेटमेंट है जिसको डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंटली इंटरप्रेट किया है। और अगर इसकी सबसे सिंपल मीनिंग देखें तो ये कहता है कि सेल्फ इन इट्स प्योर, सेल्फ जो है वो अपने प्योर फॉर्म में है और आइडेंटिकल है ओरिजिनल रियलिटी से, ऐसा बोलता है। और जो लास्ट आता है फोर्थ, वो आता है अहम ब्रह्मासी, ब्रह्मासि। ठीक है, ये आपने देखा होगा, इसको यार काफी सुना होगा, काफी पॉपुलर चल रहा है इस टाइम पे, अहम ब्रह्मा ब्रह्मास्मि। ठीक है, इसका मतलब होता है आई एम ब्राह्मण। और इसको आप देखोगे तो ये आया है बृहद अरण्यक उपनिषद से, तो यजुर्वेदा से। फिर देखिए आप लोगों ने सुना होगा अस्तो मा सद्गमय। तो अस्तो मा सद्गमय ये जो है उपनिषद भी बिलोंग करता है सतपथ ब्राह्मण को। और इसमें आप लोगों ने श्लोक सुना होगा कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमय मृत्युमित गमय, ये सुना होगा। जिसका मतलब क्या होता है कि हमको लीड करो अनरियल से रियल की तरफ, हमको लीड करो डार्कनेस से लाइट की तरफ, और हमको लीड करो डेथ से इमोर्टेलिटी की तरफ। ये चीज है इसके अंदर। तो ये देखिएगा, आप लोग देखिएगा, एक कठोपनिषद है। ठीक है, ये डायलॉग है बिटवीन यम और नचिकेता, जो प्रिंस है उनके बीच में डायलॉग है। तो नचिकेता के जो फादर थे वो सेक्रीफाइस कर रहे थे एनिमल्स का, तो नचिकेता ने अपोज किया और उन्होंने स्कोल्ड कर दिया नचिकेता को। तो ये यम के पास जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो उपनिषद जो है वो रिएक्शन है अगेंस्ट इरेशनल रिचुअल्स के अगेंस्ट, इससे पता चलता है इस कन्वर्सेशन से। तो ध्यान रखिए कठोपनिषद जो है वो डायलॉग है यम और नचिकेता के बीच में। फिर जो मुंडक उपनिषद है उससे सत्यमेव जयते लिया गया है। चंदोग उपनिषद की अगर हम लोग बात करें, जो अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है कृष्ण का, वो मिलता है चंदोग उपनिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए बृहद अरण्यक उपनिषद की बात करें, ये डायलॉग है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और यज्ञवाल। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, ऋषि का नाम था यज्ञवाल और वाइफ का नाम था गार्गी। तो ये सब आपसे पूछ सकता है बृहद अरण्यक उपनिषद किसके किसके बीच में डिस्कशन है, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया काफी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, बाकी भी चीजें देखेंगे, पूरा समझेंगे, पॉलिटी लिटरेचर हर चीज के बारे में इसके बात करनी है। लिटरेचर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे हम लोग, काफी पूरा समझेंगे सोसाइटी को, अर्ली वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, रिलीजन उनका समझेंगे, पॉलिटी समझेंगे, इकोनॉमी समझेंगे, सोसाइटी समझेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों का। ठीक है, चलिए फिर आज के अभी वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, डिस्कशन इतना ही रखते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। तो आप लोग इसको कंटिन्यूटी में देखते रहिएगा। पॉलिटी देखिएगा आप, एथिक्स के भी लेक्चर आ ही रहे हैं बराबर, और कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।